नमस्कार मित्रों। आज हम जो हिंदी साहित्य गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, रामचंद्र तिवारी वाली बुक पढ़ रहे हैं। उसमें से जो हमने 4 क्लास अभी तक पढ़ ली हैं और आपका हमारा जो इजी थिंक के चैनल है उस पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इजी थिंक नाम से ही हमारा और टेलीग्राम में ग्रुप बना रखा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद जैसे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी वैसे वैसे हमें एक जो रामचंद्र तिवारी वाली बुक है उससे हमें एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे और वो आपको फ्री में करवा दी जाएगी। तो चलिए आज हमें आगे वाला पार्ट है वो पढ़ते हैं। गद्य काव्य एवं गद्य गीतों की भाषा। छायावादी युग की स्वच्छंद, रोमानी एवं भावुकता पूर्ण प्रवृत्ति ने गद्य को काव्य या कविता के निकट ला दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पंक्ति यों की यों पूछ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। कविंद्र रविंद्र की गीतांजलि, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनुवाद ने इस प्रवृत्ति को और भी विकसित किया। छायावादी कवियों का गद्य भी मूलतः है इसी प्रवृत्ति से प्रेरित था, किंतु व्यक्तिगत अध्ययन और चिंतन के कारण उनके गद्य में गहराई और शालीनता आ गई। वह अधिक सूक्ष्म भावनाओं को अलंकृत शैली में व्यक्त करने में समर्थ हुआ। किंतु कुछ ऐसे कलाकार जो अधिक भावुक थे, उन्होंने गद्य काव्य एवं गद्य गीत लिखना प्रारंभ कर दिया था। गद्य में काव्य का सा आनंद तो प्रसाद के नाटकों में ही आने लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। किंतु स्वतंत्र रूप से गद्य काव्य लिखने वालों में श्री वियोगी हरि हैं, चतुरसेन शास्त्री, मदन मोहन मिहिर, बाबू राय कृष्णदास हैं, श्री तेज नारायण काक, श्रीमती दिनेश नंदिनी डालमिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, जो कि स्वतंत्र रूप से इन्होंने गद्य काव्य लिखा था। राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसिद्ध कवि भी माखनलाल चतुर्वेदी का गद्य भी मूलतः गद्य काव्य ही है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसिद्ध जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उनका गद्य भी मूलतः गद्य काव्य ही है। और भावना, प्रवाह, शब्द चयन, अनुभूति, तन्मयता, वक्रता, सुक्तिमयता, शब्दों की एक रूपता आदि सभी दृष्टियों से इनका गद्य काव्य खंड प्रतीत होता है। गद्य गीतों में मूल भावना आदि से लेकर अंत तक रही है, किंतु एक जो गद्य काव्य में यह आवश्यक नहीं है कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, उनके निबंधों की भाषा भी गद्य काव्य ही बनकर रह गई थी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये नहीं पूछते हैं, इसलिए इसको हमें स्किप भी कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के शब्द निर्झर की भांति उनके हृदय के भावकोश से फूटते पड़ते हैं, उनके वाक्य हृदय की तरलता से स्निग्ध होते हैं। चतुर्वेदी जी को रुक रुक कर सोचना, विचारना या काटना छाटना अभीष्ट नहीं है। राय कृष्ण दास के एक गद्य गीत की भाषा का नमूना देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है, ये हमें नहीं करना है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। छायावादी आलोचकों का गद्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। छायावादी युग में कुछ आलोचकों की भाषा भी काव्यात्मक होकर सामने आई। श्री शांति प्रिय द्विवेदी, विनोद शंकर व्यास तथा कई कई नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनाओं में काव्यात्मक गद्य का रूप है वो देखा जा सकता है। गूढ़ विषयों पर विचार करते समय वाजपेयी जी की भाषा का ये रूप बदल जाता है और उसमें चिंतन की गहराई तथा संयम आ जाता है। तरुण काव्यात्मक गद्य लेखकों में ठाकुर राम आधार सिंह का नाम उल्लेखनीय है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनकी भाषा को श्री माखनलाल जी की परंपरा में माना है, किंतु दोनों के गद्यों में स्पष्ट भेद लक्षित होता है। माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि सीधे उनके हृदय से निकलते हैं, किंतु राम आधार सिंह जी हैं, उनमें पंत की काव्यात्मकता, महादेवी की लाक्षणिक वक्रता, प्रसाद की चिंतन प्रधान तत्समता और माखनलाल जी का प्रवाह है तथा गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्त विधान एक साथ देखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ये पंक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये देखिए कि इसमें क्या कहा है
कि जो राम आधार सिंह हैं उनमें मतलब पंत की काव्यात्मकता देखी गई है, महादेवी की लाक्षणिक वक्रता दिखाई देती है, प्रसाद की चिंतन प्रधान तत्समता है, माखन लाल चतुर्वेदी का प्रवाह दिखाया गया है और गणेश शंकर विद्यार्थी का मूर्त विधान एक साथ है और राम आधार सिंह हैं उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। भाव व्यंजना की प्रधानता स्वीकार करते हुए आप बीच बीच में ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है और ये इसको सिद्ध करता है कि महानतम आत्मा की साकार स्नेह मूर्ति माता तू धन्य है, माँ तू ही आदि शक्ति के हृदय मंथन की शाश्वत विश्व प्राणा अमृतमयी जीवन ज्योत्सना है, अनंत प्राकृतिक लीलाओं के सृजन पालनमय स्वांत सुखाय विलसित प्रेमाश्रम में चिरंतन प्राण तेरा चिरंतन शिशु है, संपूर्ण जीवन तेरा जीवन है और तू है ब्रह्मांड विकसित अव्यक्त सत्ता की व्यक्त आत्म ज्योतिमय माँ। तो ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है प्रगतिशील लेखक और हिंदी गद्य। छायावादी काव्यात्मक अलंकृत एवं अपेक्षाकृत सूक्ष्म भावाभिव्यक्तियों के पोषक गद्य की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रगतिशील लेखकों ने सरल व्यावहारिक और अलंकृत गद्य को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन जाएगा। महापंडित राहुल शंकरत्यायन, यशपाल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और उपेंद्र नाथ अस्क, अमृत राय, रांगी राघव और प्रकाश चंद्र गुप्त आदि ने सरल एवं व्यवहारिक भाषा को ही अधिक प्रश्रय दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन लेखकों में भी प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान आदि जब गंभीर विषयों का विवेचन करते हैं तब उनकी सरलता समाप्त हो जाती है। हाँ, कहानियों एवं उपन्यासों की भाषा में वे अवश्य अकृत्रिम एवं सहज प्रवाह बनाए रखते हैं। ये लोग उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करने में नहीं हिचकते हैं। इनके गद्य को यथार्थ धर्मी कहा जा सकता है। जिस प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने कविता को कल्पना के रंगीन रहस्य लोक से नीचे उतारकर उसमें धरती की गंध भर दी, उसी प्रकार प्रगतिशील गद्य लेखक हैं, उन्होंने गद्य को सूक्ष्म, निगूढ़ और अमूर्त कला संकेतों से मुक्त कर यथार्थ की खुरदरी जमीन पर ला खड़ा कर दिया है। द्विवेदी युग का गद्य भी रहस्यात्मकता और सूक्ष्मता से मुक्त था, किंतु उस पर नैतिकता और आदर्शवादिता का एक आवरण चढ़ा हुआ था। प्रगतिशील लेखकों ने उसे सभी प्रकार के आवरणों से मुक्त करके सामाजिक यथार्थ की सहज अभिव्यक्ति में समर्थ बना दिया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। विचारशील आलोचकों एवं शोधकों का गद्य। उच्च स्तर के साहित्यिक अन्वेषकों और आलोचकों में कौन कौन है? पंडित परशुराम चतुर्वेदी है, पंडित चंद्रबली पांडे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, पंडित बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर भागीरथ मिश्र आदि प्राय संस्कृत निष्ठ भाषा का ही प्रयोग करते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन है? एक तो परशुराम चतुर्वेदी हो गए, पंडित चंद्रबली हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, भगवत शरण उपाध्याय हो गए, धीरेन्द्र वर्मा हो गए, बलदेव उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और भागीरथ मिश्र। ये सभी के सभी क्या हैं? इन्होंने क्या किया है कि अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उनमें प्राय संस्कृत निष्ठ भाषा का ही प्रयोग किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्वविद्यालयों से प्रकाशित होने वाले खोज पत्रों की भाषा का दृष्टिकोण अधिक व्यापक रहा, किंतु उनका सुझाव भी तत्सम प्रधान भाषा की ओर ही रहा। हाँ, खोज की प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण उनमें अलंकरण एवं काव्यात्मकता के स्थान पर तथ्य प्रतिपादन का दृष्टिकोण ही प्रधान होता है। इतिवृत्तात्मकता, तार्किकता, गंभीरता, संयमशीलता, विश्वसनीयता और चयन धर्मिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब ये देखिए, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी जो राइटर हैं इनका झुकाव भी तत्सम भाषा की ओर ही रहा है
और फिर प्रधान प्रवृत्ति होने के कारण इनमें अलंकरण और काव्यात्मकता के स्थान पर तथ्य प्रतिपादन का दृष्टिकोण ही प्रधान रहा। एक विशेषता ये हो गई है, एक तो ये हो गई है इनकी, एक ये हो गई है, फिर तीसरे नंबर की ये हो गई है, और फिर इसके बाद में चौथे नंबर की ये हो जाएगी इतिवृत्तात्मकता। फिर पांचवी है तार्किकता, ये हो गई 5 नंबर की, ये हो गई 6 नंबर की, ये हो गई 7, और ये हो गई 8, और ये हो गई 9 नंबर। ये इनकी विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी। इधर के लब्ध प्रतिष्ठ एवं प्रौढ़ आलोचकों में भाषा की अनेक रूपता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से कि प्रौढ़ यानी लब्ध प्रतिष्ठ और प्रौढ़ आलोचकों में भाषा की अनेक रूपता किस में देखी जाती है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी में देखी जाती है। और एक ये देखिए, ये जो शब्द है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में शुद्धिकरण में पूछा जाता है। तो लब्ध प्रतिष्ठ शब्द होता है। उनके निबंधों में सरलता, प्रवाह है, लोक जीवन की ताजगी दृष्टिगत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति भी, क्योंकि ये क्या है, जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनकी विशेषता है ये वाली, कि उनके निबंधों में सरलता, प्रवाह है, लोक जीवन की ताजगी दृष्टिगत होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट की आत्मकथा में कादम्बरी की सी संस्कृत निष्ठ भाषा का आनंद आता है। लिखित भाषण संग्रहों में गंभीरता के साथ साथ बोलचाल का चलतापन भी है। कथावाचकों जैसा स्फुट हास्य भी मिलता है। नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनकी दो रचनाएं हैं। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक तो नाथ संप्रदाय और एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और ये बाण भट्ट की आत्मकथा भी इनकी उपन्यास है। जैसी खोजपूर्ण कृतियों में आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ, संयम और गंभीर हो गई है। सूरदास की आलोचना में काव्यात्मकता एवं बंगला की भावुकता दृष्टिगत होती है। बीच बीच में आप जनपदीय प्रयोग भी कर देते हैं। सब मिलाकर आपका भाषा विषयक दृष्टिकोण अधिक उदार और व्यापक है, किंतु आपके गद्य की मूल प्रवृत्ति तत्सम और संस्कृत निष्ठ ही रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो भाषा है, यानी भाषा विषयक दृष्टिकोण हजारी प्रसाद द्विवेदी का कैसा था? उदार और व्यापक, किंतु आपके गद्य की जो मूल प्रवृत्ति थी वो तत्सम और संस्कृत निष्ठ ही थी। प्रयोगवादी लेखकों का गद्य अपनी दृष्टि में मर्यादाओं के भीतर से परंपराओं को प्रसूत करने वाले, प्रगतिशील, आत्मान्वेषी और दूसरों की दृष्टि में परम अहमन्वय व्यक्तिवादियों ने हिंदी गद्य को एक प्रकार की बौद्धिक सूक्ष्मता प्रदान की है। उनके गद्य में तत्समता और प्रयोग वक्रता के साथ ही मानसिक उलझनों, गुत्थियों, घात प्रतिघातों और विचारों की गहरी रेखाओं को उभार देने की पूरी शक्ति है। इनका गद्य भावों की तरलता की अभिव्यक्ति के प्रयत्न में रस सिक्त नहीं हुआ है। वर्णन विचारों की गहराई को उभारने में सूक्ष्म हो गया है। इनका गद्य अंग्रेजी की चिंतन भंगिमा की ओर संकेत करता है। वह मन की सूक्ष्मतम परतों को धीरे धीरे खोलता चलता है। इसे हम चिंतन, उलझन, आत्मान्वेषण, ऊहापोह और अंतर्मंथन का गद्य कह सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, जो कि हमें ये नहीं पढ़ना है, ये यहाँ तक, ये हमें और हमारे काम की कोई चीज नहीं है। इस वर्ग के गद्य लेखकों में आगे अग्रणी रहे हैं। अब यहां से प्रश्न बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नए कवियों का गद्य। प्रयोगवाद के बाद नई कविता का लंबा दौर चला, यानी प्रयोगवाद के क्या बाद में तुरंत बाद क्या आता है? नई कविता आती है और उसका लंबा दौर चलता है, यानी काफी दिनों तक चली थी वो। इस दौर के चलते आधुनिक कविता के भीतर कई उतार चढ़ाव आए हैं। 1964 से लेकर अब तक कविता, बीट पीढ़ी की कविता, युवा आक्रोश की कविता, नारीवादी एवं नक्सल आंदोलन से प्रभावित कविता और बिना किसी लेबुल के जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाली यथार्थ गंधी कविता की अनेक लहरें आधुनिक काव्य भूमि को आंदोलित करती रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि 1964 से लेकर और अब तक, यानी कविता, बीट की कविता, युवा आक्रोश की कविता, नारी और नक्सल आंदोलन से प्रभावित कविता
और बिना किसी लेबुल के जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाली यथार्थ गंधी कविता की अनेक लहरें हैं, आधुनिक काव्य भूमि को आंदोलित करती रही हैं। ठीक है। इस लंबे दौर में कुछ नए कवियों ने कुछ अच्छी कविताएं भी, गद्य रचनाएं भी दी हैं। इसमें शमशेर बहादुर सिंह है, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण और अशोक वाजपेयी के गद्य ने हमारा ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया है। कवि त्रिलोचन, इनका कार्यकाल यानी त्रिलोचन है, इनका जन्म कब हुआ है? 1917 में, और मृत्यु कब हुई है? 2007 में। का एक गद्य अपनी लोक निष्ठा, ऊष्मा, विवेक, उदारता और स्पष्टता, दायित्व बोध, पारदर्शिता और आत्मीयता के नाते हमारी चेतना पर छा गया है। यानी ये जो विशेषता है, त्रिलोचन की विशेषता क्या है कि उनकी जो गद्य लिखा था उसमें लोक निष्ठा, ऊष्मा, विवेक, उदारता, स्पष्टता, दायित्व बोध, पारदर्शिता और आत्मीयता के नाते हमारी चेतना पर छा गया। इसके बाद में है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब होता है? 1911 में, और मृत्यु होती है 1993 में। गद्य का हिंदी गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, वह द्वाभा मंडित है। इसमें उर्दू की रवानी और हिंदी की शालीनता के साथ ही उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध भी है। इसीलिए जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, उनको हिंदी और उर्दू का दो आब कहा जाता है। उनका एक एक शब्द अर्थ गर्भित होता है, उसकी लय मंद किंतु व्यंजना द्रुत होती है। कवि केदारनाथ सिंह, कवि केदारनाथ सिंह का जन्म होता है 1934 में और मृत्यु होती है 2018 में। का आलोचनात्मक गद्य बेहद साफ सुथरा और राग दीप्त होते हुए भी काव्य मर्म के विवेक निष्ठ विश्लेषण की सारी संभावनाओं से पूर्ण है। वह संवेदना और सोच के अंतराल को समाप्त करते हुए हमें कविता की उस भूमि तक ले जाता है जहां स्थान और समय की फाक समाप्त हो जाती है। अब है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण का जन्म होता है 1927 में, मृत्यु होती है 2017 में। का आलोचनात्मक गद्य काव्य में सामयिक यथार्थ के ताप के साथ आत्मिक और सार्वभौम जीवन सत्य के औदात्य की तलाश का गद्य है। उसमें गद्य की विश्वसनीयता के साथ ही शिल्पगत सौंदर्य की चिंता भी लक्षित की जाती है। अशोक वाजपेयी 1941 का गद्य समकालीन कविता के सही मुहावरे की तलाश का गद्य है। उनके गद्य में कविता के मर्म का विश्लेषण करने की क्षमता तो है ही, उसमें निहित भावबोध को महसूस करने की संवेदनशीलता भी है। उन्होंने आलोचनात्मक गद्य की विचार भूमि को सार्वभौम बनाने की पूरी कोशिश की है। नई कविता के कुछ अन्य कवियों ने, नंद किशोर आचार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान है और एमपी है वहां पर ये जुड़े हुए हैं, तो इसको ध्यान में रखना। एक गिरधर राठी हैं जो कि 1946 है। राजेश जोशी भी इंपॉर्टेंट है और मंगलेश डबराल भी इंपॉर्टेंट है। मंगलेश डबराल है, उनका जन्म तो होता है 1948 में और मृत्यु होती है 2020 में। अरुण कमल है, ये 1948 में जन्मे थे, और उदय प्रकाश है, ये 1952 में। आदि का गद्य भी अपनी नई विचार भूमि के कारण हमें आकृष्ट और अपनी संभावनाओं से आश्वस्त करता है। सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रयोगवादियों की तुलना में नए कवियों का गद्य अनेक दृष्टियों से अधिक समृद्ध है। इसके बाद में है उपसंहार। हिंदी गद्य आज अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है। वह जीवन की प्रत्येक गति और स्थिति को सार्थक और प्रभावी अभिव्यक्ति देने में सक्षम है। निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, गद्य, गीत आदि परिचित विधाओं के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, साक्षात्कार, व्यंग्य लेख, कैरिकेचर, एकालाप आदि अनेक नवीन विधाओं का भी विकास हिंदी गद्य की बहुआयामी स्वरूप तथा जीवन की वास्तविकता और संश्लिष्टता को रूपायित करने की उसकी बढ़ती हुई क्षमता का द्योतक है। हिंदीतर प्रदेशों के अनेक लेखक हिंदी के समर्थ रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं और वे हिंदीतर भाषाओं जैसे पंजाबी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती, बंगला आदि के शब्द प्रयोग, उच्चारण वैशिष्ट्य और वाक्य रचना भंगिमा से वेरी इंपॉर्टेंट है ये
शब्द प्रयोग, उच्चारण वैशिष्ट्य और वाक्य रचना भंगिमा से हिंदी गद्य को प्रभावित कर रहे हैं। अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में स्वीकृत होकर हिंदी गद्य की शब्द संपदा एवं व्यंजकता में वृद्धि कर रहे हैं। क्षेत्रीय, जनपदीय एवं आंचलिक बोलियों की अनेक शब्द हिंदी गद्य को अपनी सहज ऊष्मा से दीप्त कर रहे हैं। हिंदी गद्य के इस बहुआयामी विकास के साथ आज हिंदी के लेखकों और रचनाकारों का दायित्व भी बढ़ गया है। यह दायित्व हिंदी गद्य की मूल प्रकृति की रक्षा करने, उसे जीवन की वास्तविकता से निरंतर जुड़े रहने तथा उसके विकास की गति को सुनिश्चित और स्वस्थ दिशा देने का दायित्व है। हिंदी गद्य अपने विकास के प्रथम चरण से ही एक मध्यम मार्गीय किंतु उदार दृष्टि अपनाकर आगे बढ़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि उर्दू की ओर झुकी हुई आम फहम और खास पसंद भाषा राजा लक्ष्मण की संस्कृत निष्ठ भाषा के बीच का मार्ग अपनाकर हिंदी गद्य को जनता की मानसिकता के निकट प्रतिष्ठित किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से तीनों पंक्तियां, क्योंकि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, इन्होंने तो उर्दू का समर्थन किया था, और जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं उन्होंने और हमारी जो हिंदी है उसको अपनाया था। तो इसलिए जो भारतेंदु जी हैं इन्होंने इनकी दोनों की भाषाओं के बीच का एक मार्ग है वो निकाल लिया ताकि हमें कोई समस्या ना हो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की नीति का आदर करते हुए हिंदी गद्य को परिष्कृत एवं समृद्ध किया था। बाबू बालमुकुंद गुप्त ने उनके अनावश्यक व्यासत्व और बिखराव को निखार कर अधिक चुस्त, तेजस्वी और चुनौती देने एवं स्वीकारने की क्षमता से सशक्त और समृद्ध कर दिया। हिंदी गद्य का यह सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आरंभ से ही उसे जीवन की ऊष्मा के साथ जोड़ा गया था और द्विवेदी काल तक आते आते उसे राष्ट्रीय चरित्र का प्राप्त हो गया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने मराठी गद्य की गंभीरता, उर्दू की चुटीलापन एवं रवानी, बंगला की रागात्मकता, भाव दीप्ति, संस्कृत का औदात्य और लालित्य तथा अंग्रेजी का ढांचा लेकर हिंदी गद्य की मूल जो प्रकृति थी उसको व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये रहा। और एक ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है ये वाली, क्योंकि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो संस्कृत है, अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने प्रांतज शब्दों के साथ स्थान पर व्यापक क्षेत्र में प्रचलित शब्दों को महत्व दिया और हिंदी गद्य के ऐसे तत्सम उन्मुख रूप की प्रतिष्ठा की जो उर्दू से दूर न होने के कारण साथ ही बंगला, मराठी, गुजराती के बहुत निकट पड़ता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संपादक कार्य किया था। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इसी भाषा नीति के अंतर्गत निबंध, नाटक, कहानी, आलोचना, जीवनी आदि गद्य विधाओं का विकास तो हुआ ही, ज्ञान का साहित्य भी प्रचुर परिमाण में सामने आया। हिंदी साहित्य के विविध पक्षों की समृद्धि में तत्पर नागरी प्रचारणी सभा काशी की भाषा नीति भी लगभग यही रही थी। द्विवेदी युग जागरण, सुधार और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा का युग था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। हिंदी प्रदेश का शिक्षित समाज अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न हो रहा था। उसमें सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के प्रति अपूर्व उत्साह था। गांधी के व्यक्तित्व से अभिभूत तत्कालीन रचनाकार त्याग, अहिंसा, परोपकार, अंतःकरण की शुद्धि और मानवीय सहानुभूति के आदर्शवादी मूल्यों से प्रेरित होकर साहित्य रचना में प्रवृत्त था। इसी कारण द्विवेदी युग का गद्य साहित्य जीवन के यथार्थ से जुड़कर भी अपने लक्ष्य में आदर्शवादी ही रहा। एक ही व्यापक उद्देश्य की स्थिति में तत्पर होकर भी इस युग के गद्यकार अपनी अलग अलग पहचान बनाए रख सके हैं। वे अपनी भंगिमा से हमें आकृष्ट करते हैं। बाल मुकुंद गुप्त और पदम सिंह का शर्मा का व्यावहारिक, चुटीला, चुस्त और सजीव गद्य, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इनका तो कैसा था, व्यावहारिक, चुटीला, सुस्त और गद्य, सजीव गद्य था।
जबकि सरदार पूर्ण सिंह है उनका उदार, प्रसरणशील, ओजस्वी, लाक्षणिक और चित्र व्यंजना प्रधान गद्य था। और एक मिनट, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और शिव पूजन सहाय है उनका सहज, संयमित और शिष्ट गद्य रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका रहा था परिमार्जित, तत्सम, उन्मुख, शिष्ट, सुबोध गद्य। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनका प्रसंग गर्भित, पांडित्यपूर्ण और व्यंजक गद्य। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रखर, ओजस्विता और सात्विक आवेग, राष्ट्रीय अस्मिता से भास्वर, स्थिति और गति को मूर्त और बिंबित करने वाला प्रवाह पूर्ण गद्य था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका गंभीर, विवेचनात्मक, संयमित और निष्ठा दीप्त गद्य द्विवेदी युग की समृद्ध के साक्षी रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक युग प्रवृत्ति एवं जीवन प्रवाह के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रेमचंद पहले व्यक्ति थे जो आदर्श के मोह को त्याग कर अपनी अंतिम जो रचनाएं हैं उनमें यथार्थ की कठोर भूमि पर उतर आए थे। यानी जो प्रेमचंद हैं उन्होंने पहले पहल जो अपनी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, वो क्या लिखे, आदर्शवाद रूप में लिखे थे। और बाद में धीरे धीरे क्या है, वो यथार्थवाद की ओर मुड़ गए थे। रचनात्मक स्तर पर द्विवेदी युगीन गद्य का सारा वैभव और छायावाद युग का मानवीय औदात्य प्रेमचंद की परवर्ती रचनाओं में सिमट कर आया है। निखार, चुस्ती, प्रवाह, व्यंग्यात्मकता, नाटकीयता तथा जीवन के अनंत विस्तार को समेटने की क्षमता के साथ ही ग्रामीण जनता के प्रति असीम सहानुभूति तथा घटनाओं, स्थितियों एवं व्यापारों के प्रति गहरी संवेदनात्मक प्रतिक्रिया प्रेमचंद के गद्य की निजी विशेषता थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहां से लेकर यहां तक। वैचारिक स्तर पर द्विवेदी युगीन गद्य की समृद्धि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों और समीक्षाओं में भी देखी गई है। अध्ययन की व्यापकता, विवेचन की सूक्ष्मता, निर्णय की क्षमता तथा रचना के मर्म बिंदु की पहचान के साथ ही लोक के प्रति अटूट निष्ठा और अपने प्रति अखंड विश्वास ने आचार्य शुक्ल के गद्य को स्थायी महत्व की वस्तु बना दिया था। द्विवेदी युग की कठोर मर्यादावादिता एवं नैतिकता की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति ने हिंदी गद्य को भी कम प्रभावित नहीं किया। प्रसाद, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा आदि कवियों और स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से परिचालित अनेक गद्य लेखकों के गद्य में स्वच्छंद कल्पना, प्रतीक विधान, आलंकारिकता, भावावेग, मर्षणता, कोमलता, चित्र व्यंजना, लाक्षणिकता, सौंदर्य प्रियता के उन तत्वों का समावेश हुआ जो तत्कालीन काव्य भाषा को समृद्ध कर रहे थे। इन सामान्य विशेषताओं के साथ ही उसी युग के प्रत्येक कवि गद्यकार की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। पंत के गद्य में कोमलता, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये चारों पंक्तियां ही वेरी इंपॉर्टेंट है। पंत के गद्य में कोमलता है, सूक्ष्म तरल भाव दीप्ति, इंद्रधनुषी कल्पना है, कुतूहल एवं जिज्ञासा के साथ ही चिंतन की मुद्रा भी लक्षित होती है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रसाद के गद्य में अभिजात्य के साथ ही आवेग, ओजस्विता, भाव द्वंद्व एवं अतीत के प्रति गहरी रागात्मकता है। अपने उपन्यासों में वे यथार्थ का स्पर्श अवश्य करते हैं किंतु उसे विश्वसनीय नहीं बना पाते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे निराला जी। निराला का गद्य उनकी विकसनशीलता और गत्यात्मक चेतना का प्रतीक है। उसमें स्वच्छंदता के साथ ही वस्तु उन्मुखता, व्यंग्य, तनाव, वक्रता भी है। और इसके बाद में आता है महादेवी वर्मा के गद्य में आक्रामकता के साथ ही भाव प्रेरित वक्रता है, करुणा, विगलित चित्त की आर्द्रता है। छायावादी युग के इन कवि लेखकों के गद्य को जीवन संघर्ष से नितांत कटा हुआ नहीं कहा जा सकता है। कहना न होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, महादेव वर्मा और निराला की गद्य कृतियां राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, प्रसाद, महादेव वर्मा और निराला की जो गद्य कृतियां हैं वो राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं और उनमें उपेक्षितों के प्रति गहरी सहानुभूति है। और उत्तर छायावाद युग के कवि दिनकर और हरिवंश राय बच्चन का गद्य भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से
मंडित और राग दीप्त है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां में। इसके बाद में है छायावाद युग के साहित्य चिंतकों एवं समीक्षकों के गद्य में भी स्वच्छंदता, आवेगशीलता, स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति लक्षित होती है। छायावाद के प्रतिनिधि आलोचक कौन है? नंदुलारे वाजपेयी की गद्य अपनी चिंतनशील मुद्रा के बावजूद भी स्वच्छंदतावादी कला मूल्यों का ही समर्थन करते हैं। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। जैनेन्द्र के कथा साहित्य के प्रकाशन के साथ ही हिंदी गद्य को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। प्रेमचंद का गद्य अनुभूति दीप्त वर्णात्मक सौष्ठव के कारण श्लाघ्य है। इसके विपरीत जैनेन्द्र का गद्य ऊहापोह मानसिक द्वंद्व का गद्य है। मनोवैज्ञानिक समीक्षकों ने उनकी गद्य भाषा को मन के अचेतन और अर्धचेतन क्षेत्र की भाषा कहा है। इसमें संदेह नहीं कि जैनेन्द्र कहते कम है, संकेतित अधिक करते हैं। वे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हुए बातचीत के लहजे में बिना किसी प्रकार के आवेग या ऊष्मा का परिचय दिए अत्यंत विश्वसनीय मुद्रा में धीरे धीरे स्थिति है उसका बोध कराते हैं। ऐसा समझा जाता है कि अनेक जैनेन्द्र के गद्य की यह प्राकृतिक सहजता चेष्टित और सायास है और इसीलिए श्लाघ्य नहीं है। किंतु यदि मानव मन की अबूझ गहराई में उतरने के लिए चेष्टा अनिवार्य है तो इसे अवांछित और दोषपूर्ण भी कैसे कहा जा सकता है? कुछ भी हो सकता है। यह सर्वमान्य है कि गांधी के अहिंसात्मक जीवन दर्शन को उसकी अंतिम तर्कसंगत परिणति तक ले जाकर रचनात्मक अभिव्यक्ति देने में जैनेन्द्र है उनका अत्यंत स्थान रहा है। मानव मन की अतल गहराई में भी स्थित एक अबूझ रहस्यमयी और स्वतंत्र जगत की सत्ता की स्वीकृति और उसके उद्घाटन की प्रेरणा से रचित इलाचंद जोशी के उपन्यासों का गद्य अधिक प्रभावी नहीं बन सका था। वस्तुतः फ्रायड और एडलर के मनोविश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पात्रों और स्थितियों की सायास कल्पना के कारण आपके गद्य की सहजता समाप्त हो गई है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर स्वाधीन जिज्ञासा वृत्ति से प्रेरित रचनाकारों में अज्ञे का गद्य अनेक दृष्टियों से विरल और विशिष्ट है। अज्ञे ने अपने समूचे गद्य साहित्य में उन मूल आधारों के अन्वेषण का प्रयत्न किया है और जो नैतिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों के आदि स्रोत हैं। आपका गद्य एक तत्व चिंतन किंतु संवेदनशील रचनाकार का गद्य है। आपकी आरंभिक जो रचनाएं हैं उनमें बौद्धिक प्रखरता है, स्वतंत्र जिज्ञासा है, रूढ़ियों के अस्वीकार की क्रांतिकारी मुद्रा के साथ रोमानियत के तत्व भी संश्लिष्ट रूप में जुड़े हुए हैं। किंतु परवर्ती रचनाओं में आपकी संवेदनशील चिंतक की मुद्रा ही प्रमुख होती गई है। वस्तुतः आगे का गद्य उन अमूर्त स्थितियों को आकार देने की चेष्टा का प्रतिफल है जिन्हें मन की आंखों से देखा और बुद्धि की उंगलियों से छुआ जा सकता है। प्रेमचंद की परंपरा में सामाजिक यथार्थ को अनेक दृष्टियों और कोणों से प्रस्तुत करने वाले उनके परवर्ती जो कथा लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, यशपाल और अमृतलाल नागर, उन्होंने गद्य के में मध्यम वर्गीय सामाजिक जीवन के विविध जो पक्ष हैं उनको अभिव्यक्ति देने और व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इनके गद्य के आकर्षण का आधार उनकी प्रवाहमयी वर्णात्मकता ही है। भगवती बाबू का गद्य आधुनिक सामाजिक जीवन की विविध और बहुरंगी स्थितियों और निरंतर बदलते हुए मूल्यों और मान्यताओं को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। वे आधुनिक जीवन की विडंबनाओं से बखूबी परिचित हैं, उस पर व्यंग्य करते हैं, किंतु उसमें परिवर्तन न पाने के एहसास को एक नियतिवादी दर्शन से जोड़कर संतोष कर लेते हैं। उनकी तार्किकता, उनका फड़कपन, उनका व्यंग्य और चीजों को आगे पीछे रखकर आकर्षक बनाने की क्षमता उनके गद्य में प्रमुख आकर्षण है।
उपेंद्रनाथ अश्क ने मध्यम वर्ग की संघर्ष गाथा को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया है। अश्क का गद्य गलियों, मोहल्लों, दुकानों और विभिन्न स्वभाव और संस्कारों के व्यक्तियों से संबद्ध होते छोटे छोटे व्यवहारों को वस्तु दर्पण न्याय से बिंबित करता है। यशपाल समाजवादी यथार्थवाद के लेखक हैं। उनके गद्य का सर्वाधिक सशक्त, व्यंजक और प्रभावी रूप झूठा सच है उसमें देखा जाता है। देश के विभाजन की विभीषिका और उसके साथ जुड़ी हुई लाखों करोड़ों असहाय लोगों की दारुण व्यथा कथा को विस्तृत फलक पर अगणित सूत्रों के सहारे फैलाकर यशपाल ने अपनी अद्भुत वर्णन क्षमता का परिचय दिया है। उनका यह प्रयत्न अधिक सार्थक हुआ होता है यदि वे घटना प्रवाह को काव्योचित कल्पना के का स्पर्श दे सकते हैं। तो अमृतलाल नागर व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य की तलाश करने वाले कथा शिल्पी हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। उनका प्रत्येक उपन्यास अनुभव के नए क्षेत्र को प्रस्तुत करता हुआ ताजगी का एहसास कराता है। विवरण की सजीवता, स्थानीय रंगत, व्यंग्य और पात्रों की मानसिक द्वंद्व से उत्पन्न तनाव उनके गद्य को आकर्षक बनाते हैं। इस पीढ़ी के रचनाकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गद्य की विशिष्ट स्थिति है। बाणभट्ट के गद्य की समास गुंफित अलंकृत शैली को हिंदी में अवतरित करने का आपका प्रयास स्तुत्य है। बाणभट्ट की कल्पित आत्मकथा के माध्यम से हर्षकालीन भारत के सांस्कृतिक जीवन की विकृतियों को आधुनिक मानवीय संवेदना के आलोक में बिंबित करके आपने अद्भुत रचना शिल्प का परिचय दिया है। इस क्रम में वृंदावन लाल वर्मा भी उल्लेखनीय है। बुंदेलखंड की जातीय संस्कृति से दीप्त अनेक शब्दों के प्रयोग तथा लोक प्रचलित किंवदंतियों, विश्वासों और अनुश्रुतियों से जुड़े हुए ऐतिहासिक कथा संदर्भों के समावेश के कारण आपका गद्य इतिवृत्तात्मक होते हुए भी आकर्षक बन गया है। मध्यकालीन इतिहास के एक विशेष कालखंड को उसकी सांस्कृतिक गरिमा के साथ सजीव करते हुए आपने मृगनयनी जैसी अमर कृति लिखी है। अब ये बात किसकी कर रहे हैं? वृंदावन लाल वर्मा की। और ये यहाँ से इनके बारे में कहा गया है और इनकी एक रचना है ये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1950 से 60 तक का हिंदी गद्य वस्तुतः रोमानी मानसिकता से मुक्ति और आधुनिकता के स्वीकार की संक्रमणकालीन चेतना का गद्य रहा है। इस काल के प्राय सभी प्रयोगशील गद्य लेखकों मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मार्कंडेय, शैलेश मटियानी आदि में यह संक्रमणकालीन चेतना लक्षित की जा सकती है। कौन सी? प्रयोगशील की। इन सभी में रोमानियत से मुक्त होने और आधुनिकता से जुड़े रहने की प्रक्रिया का द्वंद्व देखा जाता है। इन लेखकों में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर हैं। उनके गद्य में मानवीय संबंधों की जटिलता, अनुभूति की ताजगी, संयम और तनाव से आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। सर्वेश्वर, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती के गद्य में आधुनिक भावबोध के साथ ही काव्योचित राग दीप्त का वैशिष्ट्य भी लक्षित किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, शैलेश मटियानी, मार्कंडे और रुद्र काशी के ये आंचलिक कथा लेखकों के गद्य में ग्रामीण अंचल की गंध, ताजगी और स्थानीय रंगत ने विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है। रेणु का बिंब धर्मी गद्य अपनी ध्वन्यात्मकन शैली में और काव्यात्मक संवेदनशील में बेजोड़ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन के गद्य में आकर्षण का आधार मिथिला की जातीय संस्कृति की उष्मा और समाजवादी यथार्थ की अपेक्षाकृत विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में कुछ बाद में सामने आने वाला रुद्र कौशिकेय का गद्य अपनी ताजगी, प्रयोगशीलता, लोक संप्रति, स्थानीय रंगत, गरिमा के कारण बरबस हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेता है। परंपरा या रोमानियत और आधुनिकता का यह द्वंद्व इस युग के आलोचकों, ललित निबंधकारों, नाटककारों में लक्षित होता है। डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा का विरोध इसीलिए
किया गया है कि वे रूमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति कि डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षा का विरोध इसीलिए किया है कि वे रूमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो सके। श्री विद्यानिवास मिश्र और शिव प्रसाद सिंह में यह द्वंद्व एक सामंजस्यमयी स्थिति प्राप्त कर चुका है, किंतु कुबेर नाथ राय ने परंपरा के प्रति गहरे लगाव के कारण आधुनिक मूल्यों का एक सीमा तक ही स्वीकार किया है। नाटककारों में श्री जगदीश चंद्र माथुर और विष्णु प्रभाकर में ये द्वंद्व है और इससे उत्पन्न नाटकीय तनाव की मुद्राएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं। साठोत्री पीढ़ी का हिंदी गद्य आधुनिक बोध को स्वीकार का गद्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आज वैज्ञानिक प्रगति के साथ जीवन में बढ़ती हुई यांत्रिकता के मानव के बीच सर्वदा नए संबंधों की सृष्टि की है। आज का मनुष्य व्यवस्था का पुर्जा बन गया है। मानव की रागात्मक चेतना का प्रसार अवरुद्ध हो गया है। मानवीय चेतना संवेदना में निरंतर ह्रास होता जा रहा है। मनुष्य बुद्धि एवं तर्क के सहारे समस्याओं का समाधान ढूंढने को विवश है। अब किसी सार्वभौम शाश्वत सत्ता का स्वीकार अनावश्यक प्रतीत होने लगा है। आज का व्यक्ति व्यग्र, दुखी, निराश, ऊब और अकेलेपन के एहसास से पीड़ित और त्रस्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वह अपने को अजनबी और निर्वासित अनुभव करता है। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है, नेट में भी पूछते हैं। और ये जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में और राघव करुणो रस है उसमें ये एक नाटक लगा हुआ है, सॉरी निबंध है वो, तो उसकी ये विशेषता है। ये ज्यों की त्यों लाइन उठाकर पूछी थी। वह अपने को अजनबी और निर्वासित अनुभव करता है। इस अनुभव को विदेशी प्रभाव कहकर टाला जा सकता है, टाला नहीं जा सकता है। विज्ञान की चकित कर देने वाली ध्वंसकारी शक्ति के सामने अपनी व्यवस्था का बोध किसी देश या महाद्वीप की तक ही सीमित नहीं है। इसीलिए आधुनिकता आज की प्रत्येक साहित्य विधा को परखने की कसौटी बन गई है। यही कारण है कि आज प्रत्येक संवेदनशील गद्य लेखक आधुनिकता बोध का लेखक बन गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरिराज किशोर, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, कमलाकांत त्रिपाठी, मनु भंडारी, कृष्णा शोभती, उषा प्रियमवदा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभात खेतान, चित्रा मुग्दल, राजी सेठ, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, चंद्रकांता, अलका सरावगी, गीतांजलि श्री और अनामिका अल्पना मिश्र, ये सारी जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी गद्य साहित्य है उसमें रचनाएं की हैं। आदि की गद्य कृतियों अब विश्वविद्यालयों स्तर पर भी स्वीकृति पा चुकी हैं। इस दौर की रचनाओं ने हिंदी गद्य को अनुभव का धनत्व, संयम, सजगता और अंतर्दृष्टि प्रदान की है। कथ्य और शिल्प का अंतराल पट गया है और भाषा वस्तु संवेदना से जुड़कर नई अर्थवत्ता प्राप्त कर चुकी है। इसीलिए अब प्रश्न आधुनिकता बोध के विरोध का नहीं, इसके साथ आने वाले खतरे के विरोध का है। क्या हम अपने को निरुपाय, संस्त्रस्त, एकाकी, निर्वासित और विवश मानकर चुप बैठ जाएं या इससे उबरने के लिए पूरी शक्ति से संघर्ष करें, मानवीय संवेदना को कुंठित होने से बचाएं और इसकी राग चेतना को नए संदर्भों के अनुकूल नया संस्कार दें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्नता का विषय है कि 8वें दशक की अनेक नई प्रतिभाओं ने अधिक सार्थक और प्रेरक साहित्य की दृष्टि की ओर ध्यान दिया है और आधुनिकता बोध जनित असहायता के विरुद्ध मानव की अपराजेय जीवन शक्ति में विश्वास प्रकट किया है। इनका गद्य आधुनिकता बोध का नहीं, यथार्थ बोध का गद्य कहा जा सकता है। किनका? जो 8वें दशक के जो भी गद्य लेखक हैं उनके बारे में कहा गया है। यथार्थ जीवन की विरूपता, द्वंद्व, आपाधापी प्रवंचना को स्वीकार करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष वर्तमान गद्य की मूल चेतना है। ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है। सब मिलाकर हिंदी गद्य का इतिहास उसके विकास और समृद्धि का ही है। बीच बीच में गद्य के पतन और भाषा के अवमूल्यन की चर्चाओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा का पतन तब होता है जब संवेदना शून्य होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति
कि भाषा का पतन कब होता है, जब संवेदना शून्य हो जाती है, जब रचना में छद्म का आधार लिया जाता है, जब शब्द अपनी सार्थकता खो देता है, जब रचना जीवन के साथ यथार्थ से कट जाती है, जब उसमें अनुभव की दीप्ति का अभाव होता है। आज तो गद्य की इतिवृत्ति, धर्मी विधाएं, जीवनी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज भी अनुभव दीप्त होकर श्रेष्ठ रचनात्मक कृतियों में स्वीकृति हो रहे हैं। भाषा के पतन और अवमूल्यन का अर्थ जीवन मूल्यों का पतन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संक्रमण काल में परंपरागत मूल्यों के विघटन, नए मूल्यों की तलाश या किन्हीं मूल्यों के प्रति शंका और किन्हीं के स्वीकार की स्थिति में कहीं कहीं कभी कभी अवमूल्यन की प्रतीति भी हो सकती है, किंतु इससे निराश होकर कुंठित होने की आवश्यकता हमें नहीं है। आधुनिक गद्य, उत्तर आधुनिक गद्य। 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उत्तर आधुनिकता की चर्चा भी होने लगी है। ये प्रश्न है ना हमारे 2023 में एपी की एग्जाम हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि उत्तर आधुनिकता जो है ये कौन सी शताब्दी की है, तो ये 20वीं शताब्दी यहाँ पर दे रखी है। कुछ पत्रिकाओं ने उत्तर आधुनिकता पर केंद्रित अपने विशेषांक भी निकाले। वस्तुतः उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के बाद की स्थिति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सारा विश्व ही सिमट कर एक विशाल बाजार बन गया है। अब सब कुछ बिकाऊ माल बन गया है। अब न कोई विचारधारा है, न ही कोई दर्शन है, न जीवन मूल्य जैसी कोई चीज है, न नैतिक बोध का एहसास है। इतिहास, संस्कृति और परंपरा का भी अब कोई मूल्य नहीं है। अब टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। ऐसी स्थिति में किसी तरह के शास्त्र या सिद्धांत की चर्चा करना व्यर्थ है। उत्तर आधुनिकता के प्रमुख लक्षणों को एक साथ सूत्र में बद्ध करते हुए निर्मला जैन है, डॉक्टर निर्मला जैन, उन्होंने कहा है, ये भी पूछा जा चुका है। उत्तर आधुनिकतावाद के इस परिदृश्य में समीक्षा और ऐतिहासिकता दोनों खत्म हो जाती हैं। उत्तर आधुनिकता में सिद्धांत निर्माण नहीं होता है, कुछ नए विमर्श हैं जो अपने आप में पूर्ण है। इसमें आर्थिक भविष्यवाणियों और बाजार अध्ययन से लेकर धार्मिक पुनर्जागरण, फिल्म समारोह की समीक्षा या व्यक्ति पूजा सब शामिल है। सब अपने में पूर्ण है। यहाँ तक ये प्रश्न पूछा हुआ था, ये भी 2023 में पूछा हुआ है और एपी में पूछा हुआ है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में देरिदा के विखंडनवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, को उत्तर आधुनिक विमर्श माना जाता है। देरिदा के अनुसार साहित्यकार का एक पाठ का निर्माण करता है। ये पंक्ति भी पूछी जा चुकी है। इस पाठ का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। ये पंक्ति भी पूछी हुई है। यह पाठक को अनेक अर्थ देता है। अनेक अर्थ केंद्रों में किसी एक को स्थिर करने का काम पाठक का होता है। आवश्यक नहीं है कि पाठक पाठ का विखंडन करके लेखक के अनुभव तक पहुंचते ही उसका काम पाठ का विखंडन करके निर्माण की प्रविधि तक पहुंचना है। फिर देरिदा के अनुसार पाठ के बाहर कुछ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। ये देरिदा के बारे में पूछा है कि विखंडनवाद के बारे में कथन असत्य है या सम्मिलित कीजिए, उनमें पूछे हुए हैं। तो ये पंक्ति भी पूछी हुई है, ये वाली भी, और ये यहाँ से भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा है और फिर ये भी पूछा हुआ है। इसीलिए बाहर से प्रमाण या प्रतिमान खोजकर लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वस्तुतः पाठ अर्थ लीला मात्र है। इस लीला का कोई एक अर्थ होता ही नहीं है। इसलिए इस अर्थ लीला में जितने विमर्श हैं सभी मान्य है, गनीमत है। हिंदी में अभी यह विखंडन चर्चा में ही है, अन्यथा साहित्य में अर्थ लीला अराजकता का माहौल पैदा कर देती है। रचना के क्षेत्र में श्री मनोहर, श्याम जोशी, कृष्ण बलदेव वैद्य और सुरेंद्र वर्मा, उदय प्रकाश आदि कुछ थोड़े से गद्य लेखकों को ही उत्तर आधुनिकता से जोड़कर देखा जाता है। ये जो एक श्याम मनोहर जोशी, दूसरे हैं कृष्ण बलदेव वैद्य और तीसरे हैं सुरेंद्र वर्मा और चौथे हैं हमारे उदय प्रकाश, ये क्या है, उत्तर आधुनिकतावादी लेखक कहे जाते हैं। इनका गद्य जादुई यथार्थ का गद्य माना जाता है। इस गद्य में आधुनिक जीवन यथार्थ की पहचान के साथ मिथक, इतिहास, स्वप्न लोक, रहस्यमय रोमांच सब कुछ
तिलस्म के रूप में उपस्थित होता है। कहीं कहीं कथा पात्रों में फ्रस्ट्रेशन, उन्माद, कुंठा, लाचार, घृणा और नपुंसक क्रोध भी देखा जा सकता है। उत्तर आधुनिकता परिदृश्य में हमारे पवित्र से पवित्र सांस्कृतिक प्रतीक हैं, वो भी बिकाऊ माल हो रहे हैं। ये चेतना भी उभर कर सामने आ रही है। कुछ भी हो, इस दृश्य में अराजकता प्रभाव को लेकर स्वीकार अस्वीकार का ऊहापोह हिंदी जगत में व्याप्त है। नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में हिंदी जगत की प्रतिक्रिया क्या होगी। अभी तक तो सभी तरह के मूल्यों का अस्वीकार एक त्रासद सुनने की दृष्टि से कर रहा है। आरंभ में हमने हिंदी गद्य के स्वस्थ विकास के लिए 3 मुद्दों पर सतर्क रहने की बात कही है। पहला मुद्दा क्या था? नंबर 1 कि हिंदी की मूल प्रकृति की रक्षा की। इस स्तर पर हमें ध्यान रखना होगा कि समृद्धतर भाषाओं से विचार ग्रहण करने के मोह में हम हिंदी को अनुवाद की भाषा न बना दें। विचारों का ग्रहण गुनाह नहीं है, गुनाह है विचारों को बिना पचाए अनुवाद की भाषा में रख देना। हमें समृद्ध भाषाओं से दृष्टि प्राप्त करनी है। संवेदना का विस्तार करने के लिए विश्व की सर्वोत्तम कृतियों का अनुशीलन करना है, किंतु उनके अधकचरे अनुवाद प्रस्तुत करना उचित नहीं है। समृद्ध भाषाओं के शब्दों और मुहावरों की अपनी भाषा की क्रियाओं के साथ जोड़कर अपने वैदुष्य का परिचय देना भी अपनी भाषा की प्रकृति को नष्ट करना है। इसी प्रकार हिंदीतर भारतीय भाषाओं के शब्दों, ध्वनियों और मुहावरों, सूक्तियों, उच्चारण की मुद्राओं और लहजों को भी वहीं ले जाना है जहां तक वे हिंदी में खप सकें। अविवेकपूर्ण, अनियंत्रित आयात असंतुलन का कारण बन सकता है। सतर्कता का दूसरा मुद्दा क्या है? गद्य भाषा को जीवन की वास्तविकता के साथ संश्लिष्ट रूप से जुड़े रखना। जीवन से परे उधर्व चेतना का गद्य आवश्यकता से अधिक शीतल और सूक्ष्म हो जाता है। जीवन की अबूझ स्थितियों की खोज के मन के अचेतन में भटकाने वाला गद्य धुंधला हो जाता है। आवश्यक है कि हम धरती की गंध और ऊष्मा के अपने गद्य को प्राणवान और दीप्त रखें। इस स्तर पर सतर्कता का दायित्व रचनाकार और समीक्षक दोनों का है। सतर्कता का तीसरा मुद्दा क्या है? सहज और स्वस्थ विकास का है। कभी कभी शुद्धता का आग्रह या परंपरा संरक्षण का मोह भाषा के स्वस्थ विकास में बाधक होता है। जीवन की भाषा का लचीला होना आवश्यक है। हिंदी के आरंभ से ही अनेक भाषाओं की शक्ति का संचयन किया है, इसलिए व्याकरण, वाक्य रचना के स्तर पर भी हमें अधिक कठोर और जटिल नियमों के आग्रह से इसे थोड़ा मुक्त रखना होगा। आज रचना और आलोचना दोनों के गद्य को अनुभूति दीप्त और संवेदन समृद्ध करने की मांग बढ़ रही है। गद्य विधाओं के परंपरागत रूप बंध टूट रहे हैं। कहानी और उपन्यास में रिपोर्टाज, डायरी, पत्र, संस्मरण आदि विधाओं का रूप बंद समाविष्ट हो रहा है। समीक्षा में भी नाट्य शैली का प्रयोग होने लगा है। कथा, मुक्त चिंतन, नाटक, एकालाप, संस्मरण सब एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। यह संश्लेष जीवन की जटिलता की व्यंजना के लिए आवश्यक है। हम इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हैं। इतिहास के किसी मोड़ पर किसी संस्कृति संक्रांति बेला में आने वाला भटकाव संपूर्ण इतिहास के स्वरूप का निर्णायक नहीं होता है। हिंदी गद्य में भी यदि कहीं परिस्थिति और परिवेश के दबाव, अज्ञान, मोह, आग्रह के कारण कुछ भटकाव आया है, तो हम उसे पूरे गद्य साहित्य का उपलक्षण नहीं मान सकते हैं। हिंदी गद्य में तो कुछ स्वस्थ है, कुछ सुंदर है, वास्तविक है, प्रेरक, स्फूर्तिदायक और जीवंत है। हम उसे ही उसका प्रतिमान मानते हैं और उसकी प्रगति के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। शक्ति और दुर्बलताएं। अपने इतिहास के संशोधित संस्करण संवत 1997 में तत्कालीन गद्य की स्थिति पर विचार करते हुए डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि आजकल भाषा भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लग जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेंगे कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। जिनमें व्याकरण की बद्दी भूल हो सकती है, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता।
व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है, अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न होने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले हैं। वे अंग्रेजी के शब्द, वाक्य, मुहावरे तक जो के त्यों उठाकर रख देते हैं। यह नहीं देखने जाते कि भाषा हिंदी हुई या कुछ और। 1926 से 47 तक के हिंदी गद्य के स्वरूप पर विचार करते हुए डॉक्टर भोलानाथ जी लिखते हैं, यदि ध्यानपूर्वक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो 1926 से 47 के अंदर लिखे गए गद्य के भी स्वरूप और परिस्थिति की लगभग यही अवस्था रही है। ऊपर का खुरदरापन मिट सा गया है, पर भीतरी कमजोरियां वैसी की वैसी ही हैं। लेखक प्रयत्नशील है, खामियां हटती मिटती जा रही हैं, कमियां पूरी होती जा रही हैं, विकास होता जा रहा है। 22 वर्षों के अंतर से इससे अधिक की आशा भी नहीं की जा सकती, और विशेष रूप से तब जब हम देखते हैं कि यह काल संक्रांति काल या राजनीतिक संघर्षों का काल रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी है? डॉक्टर भोलानाथ की। शुक्ल, आचार्य शुक्ल और डॉक्टर भोलानाथ के कथनों में सत्यता की कमी नहीं है, और हम यह स्वीकार करते हैं कि हिंदी गद्य में आज भी उस प्रकार की एक रूपता नहीं आ सकी है जैसी संस्कृत के व्याकरणबद्ध गद्य में थी, किंतु हमें स्वीकार करना होगा कि अनेक प्रभावों और संघर्षों के प्रतिफल स्वरूप हिंदी गद्य में बराबर शक्ति आती जा रही है। उसका शब्द भंडार, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता, उसकी व्यंजना शक्ति सभी में बड़ी तीव्रता से प्रसार होता जा रहा है। 47 तक लेकर 1947 ईस्वी से लेकर आज तक हिंदी गद्य की असीम विस्तार हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र और ज्ञान की हर विधा को हिंदी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उपयोगी और रचनात्मक, अनुदित और मौलिक, प्राविधिक एवं सामान्य, बौद्धिक और भावपूर्ण, तथ्यपरक, भाव उच्छ्वासमयी सभी प्रकार की जो गद्य कृतियां हैं वो प्रकाशित होती रही थी। यूं एक रूपता, प्रौढ़ता, सर्वांग पूर्णता की दृष्टि से उसमें अब भी दुर्बलताएं कम नहीं है। गद्य की दुर्बलताओं पर विचार कर लें, फिर भी उसकी शक्ति से परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी गद्य की दुर्बलताएं यानी कमियां क्या क्या थी? तो इसमें पहली क्या है? व्याकरण की त्रुटियां। नंबर 2 क्या है? उच्चारण संबंधी दोष। और तीसरी कौन सी है? एक रूपता है। चौथी है अभिव्यक्ति शैथिल्य है। और पांचवी है प्राविधिक शब्दावली का अभाव। ये क्या है कि हिंदी गद्य की और कमियां हैं या दोष मान लो। व्याकरण की त्रुटियां, सबसे पहले हमारा ध्यान व्याकरण की त्रुटियों की ओर गया। ये त्रुटियां भी कई प्रकार की दृष्टिगत होती हैं। वाक्य प्रयोग की अशुद्धियां, लिंग प्रयोग में असावधानी, ने का अशुद्ध प्रयोग, संयोजकों का निर्थक प्रयोग आदि अनेक व्याकरण संबंधी दोष सुशिक्षित लोगों की भाषा में भी पाए जाते हैं। ने के प्रयोग में तो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। मैंने रोटी खाई के स्थान पर हम रोटी खाए बराबर सुना जा सकता है। विशेषकर भोजपुरी प्रदेश में तो इसे अशुद्ध मानते ही नहीं है। लड़की ने क्या करी? मैंने सिगरेट पिया, पुस्तक बनाया है, तकलीफ मालूम होगा आदि लिंग दूषित वाक्य भी मुंह से निकलते ही रहते हैं। उच्चारण दोष, यह अधिकतर अशिक्षित, अर्धशिक्षित या अधिक हिंदी जो प्रदेशतर हैं स्थान वहां के निवासियों में अधिक देखा जाएगा। मातृभाषा, अमृतसर, ब्रजभाषा आदि शब्द बिना किसी हिचक के उच्चारित होते रहते हैं। विदेशी भाषाओं से ग्रहण की जाने वाली शब्दावली का उच्चारण भी अज्ञानवश ठीक नहीं है। हिंदी गद्य में एक रूपता की कमी का कारण बाह्य प्रभाव माना जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज बहुत से हिंदी गद्य लेखक अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उर्दू, संस्कृत आदि किसी न किसी भाषा का प्रभाव लेकर हिंदी साहित्य में आते हैं। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी और अरबी फारसी के समांतर शब्द निर्माण की प्रवृत्ति खूब चल पड़ी है। गोल्डन एज के लिए स्वर्ण युग, ग्रैंड सक्सेस के लिए शानदार सफलता, गोल्डेज रेज के लिए स्वर्ण किरण, व्यू पॉइंट के लिए दृष्टिकोण आदि प्रयोग देखे जा सकते हैं। इस प्रकार शब्द निर्माण बुरा नहीं, किंतु कहीं कहीं अपनी भाषा की मूल प्रवृत्ति से जब ये प्रयोग बहुत दूर पड़ जाते हैं तब हास्यास्पद बन जाते हैं। बंगला से प्रभावित गद्य लेखकों में अत्यधिक भावुकता देखी जाती है, साथ ही उसकी भाषा में विलक्षण प्रमथ्य, प्रवर्जिता, अवसन, वाताभिता,
आदि बंगला के बहु परिचित शब्द आते हैं। इसी प्रकार अरबी फारसी से भी प्रभावित लेखक जब ये लिखते हैं कि जरा सा दिल और इतनी मुसीबतों का सामना, आग की भट्ठी, जग की बाढ़, जल की बाढ़, आंधी का तूफान, इन सबसे भारी बारी बारी से गुजरना, ये सब क्या है कि हिंदी में एक नए रूप में उपस्थित हो जाता है। जो भी हो, इन प्रभावों से जहां एक और अनेक रूपता आ गई, वहीं अभिव्यक्ति की शक्ति भी आ गई और भाषा की प्रकृति में थोड़ा लचीलापन भी आया। अनेक रूपता हिंदी गद्य की व्याप्ति और जीवंतता का सूचक है, इसको याद रखना आप। संक्रांति काल में ये अनेक रूपता स्वाभाविक है, किंतु जबकि हिंदी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई है, उसका मानकीकरण अनिवार्य हो गया है। इधर सरकार और हिंदी के विद्वान दोनों इस दिशा में प्रयत्नशील हुए हैं और हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही हिंदी का मानक रूप ढलकर तैयार हो जाएगा। आज के हिंदी गद्य में अभिव्यक्ति शैथिल्य भी कम नहीं है। कहीं कहीं तो व्याकरणिक चिन्हों की शिथिलता का कारण एक ही वाक्य के कई अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। जैसे इस दुकान पर, ये वाला हमें नहीं पढ़ना, इस वाक्य में भी ये अर्थ लिया जा सकता है कि इस दुकान पर अनार मिलता है, संतरे मिलते हैं, अंगूर का शरबत मिलता है, और ये भी अर्थ लगा सकते हैं कि इस दुकान पर अनार का शरबत मिलता है, संतरे का शरबत और अंगूर का शरबत। ऐसे स्थानों पर प्रसंग और परिस्थिति को देखते हुए ये अभिप्रेत अर्थ समझा जा सकता है। इस समय हिंदी में विज्ञान और प्रविधि संबंधी ज्ञान तेजी से आ रहा है, इसीलिए हमें वैज्ञानिक प्राविधिक शब्दावलियों का विकास करना होगा और भाषा को भी इन विषयों के अनुकूल वैज्ञानिक और प्राविधिकी बनाना होगा। और ये हमारे यहाँ से कोई काम का नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। फिर शक्तियां भी हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न नहीं आता है। इसके बाद में ये है समस्याएं। अब समस्याएं क्या आई? हिंदी गद्य के प्रचार प्रसार के साथ उसकी समस्याएं भी बढ़ गई। राजभाषा, हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी संपर्क भाषा, हिंदी साहित्यिक, हिंदी के स्वरूप निर्धारण की समस्या, हिंदी और उर्दू तथा हिंदुस्तानी की समस्या, पारिभाषिक शब्द निर्माण की समस्या, हिंदी के मान्य व्याकरण की समस्या, लिपि सुधार की समस्या, राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग की समस्या, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए हिंदी माध्यम की समस्या, हिंदी के मानकीकरण की समस्या आदि अनेक समस्याएं हैं जिनके प्रति आज के हिंदी हितैषी विद्वान जागरूक हैं, प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयोग जारी है, विकास का क्रम अक्षुण्ण है और हिंदी भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। विगत 100 वर्षों में हिंदी गद्य का जिस प्रकार विकास हुआ, उसे देखते हुए उसका भविष्य उज्जवल ही माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमने हिंदी गद्य साहित्य है उसका चौथा जो पार्ट है वो पूरा कर लिया है। इसके अगला हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।